हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम तिवारी आप सभी को द बैक बेंचर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं, जो कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल भी रहे हैं। तो आज हम लोग डील करने वाले हैं ग्रुप ए का। आपके जो ग्रुप ए है सिलेबस में, तो ग्रुप ए का हम लोग सेकेंड टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। जो एक पार्ट आज होगा और फिर अगला पार्ट नेक्स्ट डे हम लोग देख लेंगे। तो जो सेकेंड टॉपिक है हमारा वो है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति के बारे में आज हम लोग देखेंगे क्या होता है मुद्रास्फीति, इसको कौन कौन से इसके टाइप्स क्या हैं, है ना, इसको निकालने का मेज़र करने का क्या तरीका है इन्फ्लेशन के, तो वो सब देखेंगे। बाकी अगले क्लास में हम लोग रोल ऑफ इन्फ्लेशन इसका इन्फ्लेशन जो है क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं, और फिर इसके मेज़रमेंट्स या फिर कौन कौन से मेज़र्स लिए जाते हैं, मॉनेटरी और फिस्कल मेज़र्स कौन कौन से हैं, राजकोषीय जो उपाय है या फिर जो मौद्रिक उपाय है वो उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन आज फ़िलहाल देखते हैं मुद्रास्फीति, इसके टाइप्स और इसके मेज़रमेंट्स। मुद्रास्फीति को मापने का काम जो है किस तरीके से होता है या फिर कौन से डिपार्टमेंट करती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना डेफिनेशन से शुरू करते हैं मुद्रास्फीति का या फिर इन्फ्लेशन का। और इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 2 बार इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ जेपीएससी सिविल सर्विसेज का। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े, जहाँ पे मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ हैंडआउट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको पीटी और मेंस में वो हेल्प मिल सके वहाँ से। तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। चलिए फिर डेफिनेशन को देखते हैं। मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या है भाई? मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में समय के साथ निरंतर वृद्धि होती हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक अर्थव्यवस्था है जहाँ पे उसकी वस्तु और सेवा जो है वो क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन उसकी दाम बढ़ते जा रही है। मतलब इसको इंग्लिश में ये भी कहा जाता है कि when too much money chases too few goods, जब क्या हो कि बहुत सारी मुद्राएं जो हैं बहुत कम वस्तुओं को चेज करती हों, तो उस स्थिति को क्या बोला जाएगा? मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई कि बहुत सारी जो मुद्राएं हैं वो बहुत कम वस्तुओं को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जो मनी है या करेंसी है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज़ हो जाएगा। और वस्तुओं और सेवाओं का दाम जो है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या हो जा रही है? इंक्रीज़ हो जा रही है। और आपकी जो मुद्रा का वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है? डिक्रीज़ हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है भाई मुद्रा का वैल्यू डिक्रीज़? उसको भी आइए हम लोग समझ लेते हैं। ये इस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है कि मान लीजिए 2020 की बात है, आप ₹100 में जो है 100 पेन को खरीद पाते थे, लेट से। लेकिन हुआ क्या कि वहीं पे 2025 में आप ₹100 में मात्र 50 पेन खरीद पा रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या कि 2020 में
₹1 का एक पेन मिलता था, एक कलम मिलता था। लेकिन वहीं पे इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई बढ़ने के कारण 2025 में एक पेन की कीमत ₹2 हो चुकी है। तो अब क्या होगा कि आप जो है ₹100 में कितना पेन आप खरीद पा रहे हैं, तो 50 पेन ही खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है मनी का वो डिक्रीज़ हो जा रहा है। पहले क्या था, पहले हम 100 पेन को खरीद पाते थे, लेकिन अब क्या है, अब हम मात्र 50 पेन को ही खरीद पा रहे हैं। बात को समझ रहे हैं ना, ज़्यादा चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, मनी ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी इज़ डिक्रीजिंग, और प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का दाम क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, महंगाई कहते हैं। ठीक है, अब इसको मेज़र किया जाता है, मेज़र बाय प्राइस इंडेक्सेस। ठीक है, मूल्य सूचकांकों के द्वारा इसको मापा जाता है। तो कौन कौन से मूल्य सूचकांक यहाँ भारत में उपयोग होते हैं, तो पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक, जिसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये दोनों इंडेक्स को अभी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो सीपीआई है, भारत में इसी को मान्यता दी गई है एज अ मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को मापन के लिए इसी को मान्यता दी गई है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा ये इसको एक्सेप्ट किया गया है सीपीआई को। ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे पीटी में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। होता है यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए भाई देखते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन द प्राइस लेवल। ये जो है कोई भी वस्तु एवं सेवाओं का कितना प्राइस में बढ़ोतरी हुआ, उसका क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म मेजरमेंट कर रहा है, एक्सक्लूडिंग वोलेटाइल आइटम्स लाइक फूड एंड एनर्जी। और इसमें फूड और एनर्जी को नहीं लिया जाता है, मतलब भोजन और ऊर्जा को कंपाइल नहीं किया जाता है कोर इन्फ्लेशन में। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है कि कोर इन्फ्लेशन किस पे बेस्ड होता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला बनता है ऑल आइटम्स इन सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस फूड एंड एनर्जी, फूड एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। तो ऑल आइटम्स इन सीपीआई, देख रहे हैं ना, सीपीआई पे बेस्ड होता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है पीटी में खासकर, कि कोर इन्फ्लेशन किस पे बेस्ड होता है, सीपीआई पे बेस्ड होता है, डब्ल्यूपीआई पे बेस्ड होता है, जीडीपी डिफ्लेटर पे बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड होता है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें ध्यान ये भी रखिएगा कि फूड और एनर्जी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये वोलेटाइल आइटम्स होते हैं। ठीक है, अस्थिर वस्तुएं होती हैं, तो इनको कोर इन्फ्लेशन में काउंट नहीं किया जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है भाई, मेजर द टोटल इन्फ्लेशन विद इन द इकोनॉमी। कुल मुद्रास्फीति को मापती है ये, इंक्लूडिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज सच एज फूड एंड एनर्जी। मतलब फूड एंड एनर्जी को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका सीधा है, अगर फॉर्मूला के हिसाब से भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऑल गुड्स प्लस ऑल सर्विसेज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन मुद्रास्फीति। सभी वस्तुएं, कुल वस्तुएं, कुल सेवाएं और इज इक्वल्स टू हेडलाइन मुद्रास्फीति। कंपैरिजन क्या है इनमें, तो कंपैरिजन यही है कि कोर मुद्रास्फीति दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले
अल्पकालिक उतार चढ़ाव को दिखाता है। जो भी जैसे देखिए, ये क्या दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दिखा रहा है, लेकिन रोज़मर्रा में क्या कंज्यूमर प्रभावित हो रहा है, उतार चढ़ाव किसी वस्तु का हो रहा है दाम में, तो उसको जो है काउंट करेगा कौन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन हम लोग चलते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का मापन। मापन कैसे करते हैं भाई, तो वही हम लोग देख रहे थे, एक कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, और जीडीपी डिफ्लेटर भी कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लेशन मापने में मदद करती है। तो देख लेते हैं हम लोग, पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो क्या है भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक एवरेज चेंज इन प्राइस पेड बाय कंज्यूमर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या मेज़र करता है? एवरेज चेंज कितना आया है इन प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट रिप्रेजेंट रिटेल इन्फ्लेशन। ये क्या करता है? रिटेल इन्फ्लेशन को मेज़र करता है। ठीक है। दूसरा चीज़, अगर यहाँ पे बात करें तो आरबीआई ने इसी को एक्सेप्ट किया है एज अ की मेजर्स ऑफ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। किसके कहने पे? उर्जित पटेल के रिकमेंडेशन बाय आरबीआई ऑन रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमिटी इन 2014। ठीक है, 2014 में ये रिकमेंडेशन दिया गया था कि सीपीआई को एज अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन लिया जाए। ठीक है, ये क्या करता है? एवरेज चेंज जो है उसको कैलकुलेट करता है किस चीज़ में? प्राइस पेड बाय कंज्यूमर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और ये रिटेल इन्फ्लेशन की बात करता है, होलसेल पे नहीं। यह उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान किए गए मूल्यों में औसत परिवर्तन को मापता है। यह खुदरा मुद्रास्फीति का प्रतिनिधित्व करता है, रिटेल इन्फ्लेशन को प्रतिनिधित्व करेगा। इसके 3 बास्केट होते हैं, अर्बन, रूरल और कंबाइंड। इसके 3 बास्केट्स हैं, 3 बास्केट्स, अर्बन, रूरल और कंबाइंड। मतलब अर्बन में जो भी हमारे कंज्यूमर है उनको कितना बढ़ा हुआ दाम देना पड़ रहा है, रूरल में कितना जो कंज्यूमर है उनको बढ़ा हुआ, और फिर कंबाइंडली एक मतलब कंबाइंडिंगली भी एक हेडिंग्स में निकाला जाता है इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और, ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? तो मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भाई ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है? यह थोक स्तर पर कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। थोक स्तर पे, होलसेल लेवल पे, होलसेल लेवल पे एवरेज चेंज इन प्राइस को मापता है और वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला को जो है शामिल करता है। ये सभी वस्तुओं का को मतलब शामिल करता है, और ये थोक कीमतों पर, थोक स्तर पर कीमतों की औसत परिवर्तन को मापता है डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई अगर बोला जाए तो किसके द्वारा मतलब निकाला जाता है? यहाँ तो मॉस्पी है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये जो है इसको निकालती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। लेकिन डब्ल्यूपीआई की बात की जाए
तो ये जो प्रस्तुत किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सॉरी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या है? ये पूछे जाने वाले टाइप्स के क्वेश्चन हैं, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, और पूछा जा सकता है कि होलसेल प्राइस कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है ना, इकोनॉमिक एडवाइज़र द्वारा, आर्थिक सलाहकार के द्वारा, इस डिपार्टमेंट के आर्थिक सलाहकार के द्वारा ये जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स को निकाला जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में, क्योंकि क्या है, ये वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है, वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे और ध्यान देना है कि यह वस्तुओं की ही बात कर रहा है, सर्विसेज की नहीं बात कर रहा है, सर्विसेज की बात नहीं कर रहा है, सेवाओं की बात नहीं करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्यों नहीं बात किया करता है? क्योंकि सेवाओं को थोक में बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता है। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है। दूसरा चीज़ कि यह विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, कितने आइटम्स होते हैं? तो नंबर ऑफ कमोडिटीज़ आप जान लीजिए, नंबर ऑफ, कितने वस्तुएं होती हैं? तो 693, यहाँ पे 697, एक्चुअली 697 आइटम्स होते हैं। ठीक है, और इसमें इसका जो है, जो 697 आइटम्स हैं, तो उसमें वेटेज जो है सबसे ज़्यादा वो होता है मैन्युफैक्चर्ड गुड का, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का वेटेज होता है किसमें? होलसेल प्राइस इंडेक्स में। ये हो गया कंप्लीट। अब आता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर को हमने कल ही पढ़ा था कि ये क्या है, रिफ्लेक्ट्स करता है ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, लिंकिंग इन्फ्लेशन विथ जीडीपी। इन्फ्लेशन को जीडीपी से लिंक करता है। अब जैसे बताया था कि जीडीपी डिफ्लेटर इसका टू क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये शो करता है कि कितना परसेंटेज जो है बढ़ा, जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितना परसेंट बढ़ा रियल जीडीपी से, मतलब कितना एक्चुअली इन्फ्लेशन बढ़ा। रियल जीडीपी बेस ईयर पे निकाला जाता है, तो बेस ईयर से करेंट ईयर तक कितना इन्फ्लेशन बढ़ा वो उसको कौन कैलकुलेट कर लेगा? जीडीपी डिफ्लेटर। कल के क्लास में काफ़ी अच्छे से समझाया था आपको। चलिए नेक्स्ट है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसकी जो बेस ईयर है वो चेंज की जा चुकी है। पहले 2012 था, तो 2012 से इसको चेंज करके अब इसकी बेस ईयर 2023-24 की जा चुकी है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इसका बेस ईयर 2023-24 कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पीटी एग्ज़ाम में। अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। तो प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे भाई? तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या है क्रीपिंग इन्फ्लेशन? माइल्ड इन्फ्लेशन विथ रेट्स बिलो 3% एनुअली। 3% से कम अगर है एनुअली जो है इन्फ्लेशन रेट, तो क्या होगा? ये माइल्ड इन्फ्लेशन होगा और इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जो क्या होता है, इज़ अ साइन ऑफ स्टेबल ग्रोथ। स्टेबल ग्रोथ की स्थिर विकास का क्या है, ये संकेतक माना जाता है। अगर मुद्रास्फीति कैसे हो रहा है, ज़्यादा नहीं 3% बढ़ रहा है वार्षिक रूप से अगर, तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक भी होता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मुद्रास्फीति डबल एज्ड स्वार्ड है। डबल एज्ड स्वार्ड मतलब दोनों तरफ नुकीला है। एक तरफ
ठीक भी है, एक तरफ खराब भी है। जो समझ रहे हैं, तो ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। देख लेते हैं कैसे भाई, आगे हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी समझिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। धीमी मुद्रास्फीति जहाँ पे वार्षिक दर से 3% की वृद्धि, इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ रहा है, ठीक है, या बिलो 3% रहे। फिर आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तेज मुद्रास्फीति, जहाँ पे क्या होता है 10 से 20% वार्षिक दर के बीच तेज मूल्य वृद्धि। मूल्य में, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में क्या हो रहा है, 10 से 20% तक की तेज वृद्धि हो रही है, जो आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती है। स्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा ये, है ना। कह रहा है कि रैपिड प्राइस इंक्रीज होता है, रेंजिंग फ्रॉम 10 to 20% एनुअली। प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है 10%, 20% ऐसे, तो ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो गया। अब आता है हाइपर इन्फ्लेशन। कोई बिल को पास कराने के लिए ये गैलोपिंग शब्द जो है आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। उसमें क्या किया जाता है कि एक साथ क्लब करके कई बिल्स को पास करा दिया जाता है ना। तो वही है कि जल्दी कराने के लिए, जल्दी से संसद में पास कराने के लिए बिल को एक साथ कंबाइन करके पास करा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हाइपर इन्फ्लेशन। ये क्या कह रहा है भाई, एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन एक्सीडिंग 50% पर मंथ। हर महीने अगर 50% से अगर अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं का दाम बढ़ने लग जाए तो क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन होगा। ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव मनी सप्लाई और फिजिकल कोलैप्स। बहुत ज़्यादा अगर मनी सप्लाई कर दिया जाए, आपका राजकोषीय नीति अगर आपकी ख़राब है तो क्या हो जाएगा, महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा। और इससे क्या हो जाता है, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल कोलैप्स हो जाता है। आर्थिक, किसी भी देश का जो आर्थिक ढांचा है वो खराब हो सकता है, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन ये हो गया। इसके बाद एक और आता है स्टैगफ्लेशन। ध्यान दीजिए, स्टैगफ्लेशन। यहाँ पे क्या होता है, स्टैग्नेशन भी रहेगा प्लस इन्फ्लेशन भी रहेगा। स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मतलब क्या हो गया, लो ग्रोथ रेट। लो ग्रोथ रेट मतलब अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या होगी, लो भी रहेगी। और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, मतलब महंगाई भी बढ़ेगा। बात को समझ रहे हैं ना, अर्थव्यवस्था बढ़ भी नहीं रहा है बट उल्टा और महंगाई भी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। उसमें क्या होता है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा। अब आते हैं हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रभाव। प्रभाव कैसे करता है मुद्रास्फीति, तो पहला है इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का ख़त्म हो जाना, क्रय शक्ति में कमी आ जाता है अगर इन्फ्लेशन आ गई तो। भाई अब चीज़ों को समझिए, इन्फ्लेशन आ गया तो इन्फ्लेशन आएगा तो क्या होगा, लोग जो है चीज़ों को खरीद, मतलब वस्तुएं एवं सेवाओं की दाम बढ़ जाएगी तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। अगर लोग बंद कर देंगे खरीदना तो क्या होगा, जो भी प्रोड्यूसर वर्ग होगा, प्रोड्यूसर वर्ग क्या करेगा, प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम कर देगा। कोई खरीद ही नहीं रहेगा तो ख़राब करने के लिए नहीं करेगा ना, प्रोडक्शन कम करेगा। प्रोडक्शन अगर कम करेगा तो क्या होगा, वो देखेगा कि लोग 100 लोग थे हमारे कंपनी में, अब हमने प्रोडक्शन को कम कर दिया गया है, कर दिया है, तो लोगों को भी भाई जॉब से बाहर निकालो, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा। एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई घटेगा। लोगों के पास मनी आएगा ही नहीं ना, एम्प्लॉयमेंट घट गया, या फिर कहें तो सेविंग घट जाएगा। और मनी सप्लाई घटेगा, सेविंग घटेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, घट जाएगा, है ना।
या फिर परचेजिंग पावर इन्वेस्टमेंट, और जो परचेजिंग पावर है क्रय शक्ति है, क्रय शक्ति क्या हो जाएगी, वो भी घट जाएगी। और क्रय शक्ति घटेगी तो फिर से क्या होगा, लोग सामान नहीं खरीदेंगे, और लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन करेगा, और यही लूप बन जाएगा, विशियस साइकिल बन जाएगा, है ना। और यह विशियस साइकिल क्या होगा, अर्थव्यवस्था के लिए एक खराब बात होगी। तो क्या दिख रहा है हमें कि परचेजिंग पावर घट जा रहा है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, धन की वास्तविक मूल्य घटता है, ठीक है। धन का जो वास्तविक मूल्य है वो घट जाता है, करेंसी का वैल्यू घट जाता है, जिससे उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाएं खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। बस समझ रहे ना, कम लोग खरीदेंगे। नेक्स्ट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आय का पुनर्वितरण भी ये करता है। कैसे करता है भाई आय का पुनर्वितरण? इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेबिटर्स, जो भी डेबिटर हैं उनको बेनिफिट्स करता है। कहने का मतलब यह है कि इन्फ्लेशन क्या करता है, जो लोग पैसे उधार लेते हैं उनको मदद देता है। मान लेते हैं ए ने बी को पैसे उधार दिया 100 रुपये, कब की बात है, 2020 की बात है, ठीक है। 100 रुपये उधार में दिए। बी ने क्या किया, 100 रुपये का 100 कलम खरीद लिए, 100 पेन खरीद लिया। अब क्या किया कि 2020 से 2025 आ गया। अब जो डेबिटर था, जो समझ रहे हो ना, जो डेबिटर था, ए क्या हो रहा है, ए एक डेबिटर है बी को, और बी क्या है, मतलब ए क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिट किया बी को, और बी है डेबिटर, लिया है पैसे, ठीक है। तो ये बी फायदे में कैसे रहेगा भाई? अब क्या हुआ कि 2025 में इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों के, वस्तुओं और सेवाओं के दाम में बढ़ोतरी हुई। तो बढ़ोतरी हुई तो जो 100 रुपये का 100 पेन मिल जाता था, वो अब क्या मिलेगा, 100 रुपये का 50 पेन मिलेगा। अब बी ने जो है पैसे 2025 में ए को लौटा दिया 100 रुपये। 100 रुपये लिया था, 100 रुपये लौटा भी दिया ए को। अब जब ए गया पेन लेने तो उसको कितना पेन मिलेगा, ओनली 50 पेन मिलेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ने से एक कलम का दाम 2 रुपये हो गए। तो उसको 100 रुपये में, ₹100 में कितना पेन मिल रहा है, ओनली 50। तो फ़ायदे में कौन रहा ये पूरे प्रोसेस में? तो फ़ायदे में रहा जो डेबिटर था बी, जो उधार लिया था वो फ़ायदे में रहा। तो चीज़ों को समझ रहे, जो उधार लेगा वो फ़ायदे में रहेगा, और जो उधार देगा वो घाटे में देगा, घाटे में रहेगा। जो समझ रहे ना। तो लेकिन ये अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट नहीं जोड़ा गया है तब की बात है। लेकिन आप सोचेंगे कि फिर तो बैंक से मैं लोन ले लेता हूँ मज़े मज़े, इन्फ्लेशन हर समय तो बढ़ ही रहा है। तो कहने का मतलब कि बैंक से लोन लेने से ऐसा नहीं है, आपको साथ साथ इंटरेस्ट भी वो मतलब इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ती है उस तरीके से बैंक भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के रखता है कि भाई ऐसे घाटे में फिर तो मैं चला जाऊंगा। चीज़ समझ रहे ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे जुड़ जाएगा तो वहाँ पे ऐसा बेनिफिट्स डेबिटर को नहीं मिलेगा। तो नहीं, जहाँ पे जैसे हम लोग दे देते हैं अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स को, जान पहचान को, तो क्या हो रहा है, हम अगर पैसे दे रहे हैं बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए तो घाटे में जा रहे हैं हम, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेबिटर हु रिपे इन चीपर मनी बट हार्म्स सेवियर्स एंड फिक्स्ड इनकम अर्नर। अच्छा, सेवर्स एंड फिक्स्ड इनकम अर्नर, जो सेव करते हैं या फिर फिक्स्ड इनकम जिनकी है उनको हार्म करता है इन्फ्लेशन। अब जैसे वही बात हो गई ना कि किसी की 100 रुपये इनकम है, फिक्स्ड है। अब जो फिक्स्ड इनकम है तो 100 रुपये में मान लीजिए वही सेम बात कि 100 पेन ले रहा था बंदा, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हो जाएगा, 100 रुपये में 50 पेन ही लेगा वो। अब जब 50 पेन ही ले रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी इनकम सेम है
इसीलिए तो अगर फिक्स्ड इनकम है तो उसके पास 100 ही रुपये आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। तो पहले वो ज़्यादा खरीद पाता था लेकिन अब कम खरीद पा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है ना। जिसका फिक्स्ड इनकम है उसको तो हार्म पहुंचा रहा है। तो सेम बात यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं या फिर जो सेविंग पे ज़िंदा रहते हैं, उनकी क्या हो जाएगी, अर्निंग जो है कम हो जाएगा या फिर उनकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है। डिस्टॉर्शन इन इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट्स, डिस्टॉर्शन होगा इन्वेस्टमेंट या फिर आउटपुट में। इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। इन्वेस्टर्स जो है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वहाँ उस अर्थव्यवस्था में ऑलरेडी प्राइसेस जो हैं वो भागे हुए हैं वस्तुओं सेवाओं की। अब वहाँ पे लोग उस चीज़ को खरीद नहीं रहे हैं, और मैं जाकर अगर वहीं पे उस वस्तु सेवाओं का प्रोडक्शन करूँगा तो कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो इन्वेस्टमेंट कोई भी वहाँ पे उस अर्थव्यवस्था में नहीं करना चाहेगा। ठीक है, ये समझ गया। तो डिस्टॉर्ट करता है इन्वेस्टमेंट को और आउटपुट को भी। आउटपुट तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट होगा। तो सेम चीज़ है। अब आते हैं इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास। कई बार मुद्रास्फीति जो है आर्थिक विकास को भी बल देती है। द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन। देखते हैं भाई कैसे। मॉडरेट इन्फ्लेशन एज अ ग्रोथ ड्राइवर। मॉडरेट इन्फ्लेशन जो होता है वो क्या होता है, एक ग्रोथ ड्राइवर के जैसा एक्ट करता है। मध्यम स्तर की मुद्रास्फीति उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहित करती है क्योंकि यह लाभदायक प्रतिफल सुनिश्चित करती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि एक लिमिट में अगर मुद्रास्फीति हो तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, अब प्रोड्यूसर को मान लो पहले वो प्रोड्यूस करता था किसी बिस्किट को, वो 5 रुपये में बेचता था, लेकिन देखा गया कि इन्फ्लेशन के कारण उसका उस प्रोडक्ट का दाम 7 रुपये हो गया, लेकिन लोग खरीद ही रहे हैं। चलो भाई 2 रुपये की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उस बिस्किट को खरीदेंगे। तो ये जो प्रोड्यूसर है वो पहले से क्या होगा, प्रोत्साहित महसूस करेगा। वो सोचेगा कि चलो भाई बढ़िया है, ये तो 2 रुपये बढ़ के मिल रहे हैं मुझे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन को, अपना जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसको बढ़ा देगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी वो देना चाहेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो क्या, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ाना ही होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों यही ये वाला जो लूप था, यहीं से क्रय शक्ति बढ़ेगा, उनका पैसे आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और इन्वेस्टमेंट या क्रय शक्ति बढ़ेगा तो फिर से प्रोड्यूसर वर्ग जो है वो क्या होगा, उत्साहित होगा, वो और प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये जो है एक तरीके से अगर इन्फ्लेशन एक मॉडरेट लेवल पे बढ़ता है तो लाभदायक होता है, किसके लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। हाई इन्फ्लेशन एज अ ग्रोथ डेटरेंट। और वही अगर एक्सेसिव इन्फ्लेशन हो जाए तो क्या करता है, ग्रोथ को डिस्टॉर्ट करता है, सेविंग को डिस्टॉर्ट करता है, रिड्यूस परचेजिंग पावर एंड क्रिएट अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाता। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मॉडरेट अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। बाहर के जो लोग हैं वो सोचेंगे कि हाँ भाई यहाँ तो जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं वो वस्तुओं और सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत दाम बढ़ भी रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा, इन्वेस्टर जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब एक आता है फिलिप कर्व रिलेशन, जो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच होता है।
तो फ्लिप कर्व क्या होता है, ये देखिएगा तो AW फिलिप जो है और शास्त्री AW फिलिप्स एक रिलेशन देते हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। जो कि क्या होता है, इन्वर्स होता है। मतलब इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा एक मॉडरेट लेवल पे, वही बात आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग देखें ना, मॉडरेट इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। और वहीं पे इन्फ्लेशन अगर घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो हम लोग मतलब यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम में हम लोग देख लेते हैं। ये आपका हो गया इन्फ्लेशन और ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपका फ्लिप कर्व हो गया जी, ठीक है, फ्लिप कर्व हो गया। ये अनएम्प्लॉयमेंट का है, ठीक है। ये आपका हो गया दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पे देखेंगे तो 2% का इन्फ्लेशन आपका दिख रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन कितना है, 2%। ए और बी का हम लोग रिलेशन देखेंगे। ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं बी, ओके, और ये है ए। यहाँ पे अगर ए की बात करें पहले, तो इन्फ्लेशन रेट है 2%, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, 6% है ना। मतलब इन्फ्लेशन रेट कम है, अगर इसके हिसाब से देखें तो इन्फ्लेशन अगर कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ज़्यादा दिखा रहा है। और वहीं पे बी पार्ट में अगर हम देखें, इन्फ्लेशन बढ़ गया, 5% हो गया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्या आ गया, यहाँ पे 3% पे आ गया। तो इसी को जो AW फिलिप्स है उन्होंने अपना एक मतलब कर्व दिया है, जिससे क्या हो रहा है, जो कर्व क्या इम्प्लाई कर रहा है कि इन्फ्लेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अनएम्प्लॉयमेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने देखा। अब आता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया। टारगेट कैसे किया जाता है मुद्रास्फीति का, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण। तो मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारण मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा किया जाता है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब आया, ये भी उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा ही रिकमेंडेड है। उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था इसको। उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था, जिसमें कि 6 मेंबर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 3 मेंबर्स होते हैं RBI के और 3 मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं। लेड बाय RBI गवर्नर, मतलब RBI गवर्नर हेड होता है, और पावर ऑफ कास्टिंग वोट गवर्नर के ही पास होता है, RBI गवर्नर के पास होता है, ठीक है। और ये जो है 6 मेंबर कम से कम 4 टाइम्स मीटिंग करते हैं इन अ ईयर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 4 टाइम्स मीटिंग होता है पर ईयर, ठीक है, हर तिमाही में ये मीटिंग करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और ये टारगेट करते हैं कि हमें जो है इन्फ्लेशन को कितने के बीच में रखना है, 4 ± 2 के बीच में, ठीक है।
इम्प्लीमेंटेड अंडर RBI एक्ट 2016 में अमेंड किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई और ये यहाँ पे तय किया गया कि इन्फ्लेशन को 4% से लेकर मतलब 4 ± 2% दैट इज़ 2% से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं करना है, ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जवाब देना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, ओके। इसका क्या है बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। ये क्या करता है, यह मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं और नीति की विश्वसनीयता को स्थिरता मतलब स्थिर करके रखती है, ठीक है। किंतु मतलब आपूर्ति झटकों मतलब जो सप्लाई शॉक्स होते हैं, सप्लाई नहीं अगर हो पाया तो उसके कारण कुछ इन्फ्लेशन बढ़ सकता है या घट सकता है, या फिर राजकोषीय दबावों से चुनौतियों का सामना करती है यह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। राजकोषीय दबाव कुछ होते हैं, है ना, फिजिकल प्रेशर्स होता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि 6% से ज़्यादा भी हमारा इन्फ्लेशन कई बार चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट कौन करेगा, RBI करेगा थ्रू मतलब RBI एंड गवर्नमेंट अपॉइंटी भी करेंगे थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। कंक्लूज़न और टेक अवे यहाँ के लेक्चर से आप क्या ले जा सकते हैं, तो ये जो है इन्फ्लेशन क्या है, एक डबल एज्ड स्वार्ड्स है, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए ठीक भी होता है और बुरा भी होता है, ठीक है। मॉडरेट स्थिति में ठीक होते हैं और एक्सेसिव इन्फ्लेशन अगर होता है तो डिस्टेबलाइज कर सकता है आपके इकोनॉमी को। वहीं दूसरा पॉइंट है कि मेजरमेंट एंड पॉलिसी रेलिवेंस है, क्या है, CPI, WPI और GDP डिफ्लेटर के माध्यम से सटीक मापन प्रभावी राजकोषीय मौद्रिक हस्तक्षेपों को सक्षम बनाता है, ठीक है। इनके द्वारा जो है इन्फ्लेशन को मापा जाता है और मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट थ्रू CPI एंड GDP डिफ्लेटर इनेबल्स इफेक्टिव फिजिकल एंड मॉनेटरी इंटरवेंशंस। फिजिकल और मॉनेटरी इंटरवेंशंस CPI और WPI के माध्यम से तो मापा जाएगा, लेकिन उसके बाद अब मान लीजिए इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसमें जो है उसको कम करने के लिए इंटरवीन कौन करेगा, तो राजकोषीय नीति इंटरवीन करेगी और मौद्रिक नीति, ठीक है। नीड फॉर बैलेंस्ड पॉलिसी अप्रोच, देयर इज़ अ नीड फॉर बैलेंस पॉलिसी अप्रोच के लिए आवश्यकता है ना। सतत विकास के लिए RBI और सरकार उपायों के बीच समन्वय के माध्यम से मुद्रास्फीति नियंत्रण आवश्यक है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण आवश्यक है और ये कौन कर सकता है, RBI और साथ साथ सरकार के उपाय, फिजिकल मेजर्स, एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन पॉलिसीज़ लाती है गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो है हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन किस तरीके से हार्मफुल है या फिर किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायक है ना। तो इन्फ्लेशन के चीज़ों को देखा, CPI मेज़रमेंट देखा कि CPI WPI क्या होता है, टाइप्स इसके देखा, है ना। तो ये सब हम लोग सारा चीज़ कर लिए हैं। अब हम लोग कल जो है देखने वाले हैं एक रीज़न ऑफ आपका इन्फ्लेशन है कि क्या क्या रीज़न होता है, कारण क्या होते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से वे हैं, है ना, कौन कौन से तरीके हैं कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड वन मोर थिंग कि जल्द ही जो है पूरा इकोनॉमिक JPSC सिविल सर्विसेज के लिए पूरे इकोनॉमिक्स का नोट्स मेरे पास आप लोगों को अवेलेबल होगा, चारों सेक्शन के, कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े ताकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। और एग्ज़ाम से भी बहुत नज़दीक ही है, तो अपने पढ़ाई को धार दिया जाए। और तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।